तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो पहले जो समझ लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है अमेंडमेंट का? अमेंडमेंट का क्या मतलब है कि हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को क्या कर सकेंगे, एडिशन कर सकेंगे। कोई भी आर्टिकल हमें ऐड करना है, कोई भी हमें कुछ भी चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, या कुछ चेंज करना है, प्रोविजन करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने हैं हमें, तो हम क्या करते हैं उसमें अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 368 की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसमें वो क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आर्टिकल 368, ये कौन से पार्ट के अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के 20th पार्ट के अंदर। ठीक है, 20th पार्ट के अंदर। ठीक है, 20th पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, पार्ट के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो करते कैसे। ठीक है, और जो हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया क्या रहता है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। बाकी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा अमेंडमेंट का। ठीक है, can be introduced in either houses of parliament and not in state legislations, no need of prior permission of president। जो हमारा जो अमेंडमेंट हमें कोई भी लाना है, बिल हम क्या करेंगे, पहले क्या लाएंगे, चेंज करना है, तो किसमें पहले बिल पास होगा। ठीक है, तो किसमें पास होता है, या इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा हो गया, पार्लियामेंट का कौन सा हाउस हो, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करना है, इधर हाउसेस, या तो दोनों में करेंगे या तो एक में करेंगे, तो हमें पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। ठीक है, ना कि स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर हमें इसके अंदर नहीं पास करना है। और कोई भी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की कोई भी हमें परमिशन नहीं चाहिए होती कि हमें जो बिल पास करना है अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। अगर अमेंडमेंट हो जाए लास्ट में तो प्रेसिडेंट के साइन वगैरह उनकी परमिशन चाहिए होती है, लेकिन बिल के पास होने से पहले ही उसको परमिशन नहीं चाहिए होती। ठीक है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। तो ये बिल क्या है, तो कौन पास कर सकता है? मिनिस्टर कोई पास कर सकता है, पेश कर सकता है लोकसभा या राज्यसभा या पार्लियामेंट में, या कोई प्राइवेट मेंबर है, किसी पार्टी का प्राइवेट मेंबर है, वो पेश कर सकता है। ठीक है, तो बिल मस्ट पास इन ईच हाउस इन ईच बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो जो बिल है लोकसभा में भी और राज्यसभा में, दोनों हाउसेज में क्या होगा, उसकी स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। तो भी बात आई थी स्पेशल मेजोरिटी क्या, दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 50% से ज्यादा जो मेंबरशिप है हाउस की, कि अगर मान लो किसी के 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हैं, तो 50 मेंबर्स क्या होने चाहिए, उसके लिए राजी होने चाहिए। प्लस भी है, जो 2/3 के हैं मेंबर्स वो प्रेजेंट भी होनी चाहिए और वोटिंग भी होनी चाहिए। उनमें से 2/3 मेंबर्स क्या करें, वोट भी करें और क्या करें, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, बिल्कुल एक क्लियर एग्जांपल समझ आ जाएगी आपको, कि अगर हमारे राज्यसभा में 100 मेंबर्स हैं मान लो, तो जिसमें से 60 मेंबर्स क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको जो मेजोरिटी के लिए कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, 51 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 प्लस जो कि 50% जो अवेलेबल है। ठीक है, वो उसकी सपोर्ट चाहिए होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ईच हाउस मस्ट पास द बिल। तो दो मैंने बताया था कि लोकसभा है और राज्यसभा, दोनों हाउसेस में बिल क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सीटिंग। अगर कोई हाउस मना कर देता है वो कि हमें ये इस बिल लोकसभा में पास नहीं होनी चाहिए या राज्यसभा में पास होनी चाहिए, तो उसके लिए कोई जॉइंट सीटिंग की ऑप्शन नहीं है। जॉइंट सीटिंग मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स दोनों एक साथ मिलकर वोटिंग देंगे, वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उनको अलग अलग हाउस में ये बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी, दैट इज द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर जो बिल क्या करेगा,
फेडरल प्रोविजन, फेडरल क्या हो गया, स्टेट के जो प्रोविजंस है उसको अमेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो नोट 1 के अकॉर्डिंग मैं आपको नोट 1 बताऊंगा, उसको कितनी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब अगर 100 मेंबर्स हैं हाउस में, जिसमें से क्या है सिर्फ 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, 100 मेंबर्स हैं जिसमें 60 मेंबर्स वोट कर रहे हैं, और उसको कितनी चाहिए, सिर्फ 31 की सपोर्ट चाहिए। 60 में से क्या उसका 50% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, 50% से ज्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। तो 60 का 50% हो गया 30, और एक थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो 31 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर ड्यूली पास्ड बाय द बोथ हाउसेज एंड रेटिफाइड द स्टेट लेजिस्लेचर, द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट। फिर बिल किसको दे दिया जाता है, प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट मना कर देता है तो फिर बिल पास नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भी प्रेसिडेंट की मंजूरी भी चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, ही कैन नीदर विद होल्ड हिज असेंट और नॉट रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन। वो क्या कर सकता है, वो ना ही होल्ड कर सकता है असेंट, मतलब कि जो असेंट है उसको वो डिसीजन लेना होगा, या तो पास करना है या तो उसको नहीं पास करना है। ना ही वो रिटर्न कर सकता है फिर से रिकंसिडरेशन के लिए कि दोबारा आप देखो बिल को, स्टडी करो, वैसा नहीं हो सकता, या तो हाँ या तो ना, एक चीज हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो नोट 1 के अंदर मैंने आपको बताया था जो फेडरल प्रोविजन कौन कौन से थे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, कि जो फेडरल जो प्रोसीजर थे उनके अंदर हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन करनी है प्रेसिडेंट की उसकी, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में हो, कोई शेड्यूल हो, 7th शेड्यूल के अंदर कोई भी लिस्ट आती है, 7th शेड्यूल के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, स्टेट का क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव पावर और बिटवीन यूनियंस और स्टेट के बीच में क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहेगा, कितनी कितनी पावर रहेगी उनके पास, ठीक है। वो सब क्या आएगा नोट 1 के अंदर देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। आई होप आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो अभी दोबारा भी पूरा डिटेल में प्रोसीजर है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये एक इंट्रोडक्शन ही था अमेंडमेंट ऑफ की कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। तो अभी आगे हम प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होगा, तो पहले कंडीशन तो हमारी क्या थी कि वो उसको दोनों हाउसेस में पास करना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा में पास करना पड़ेगा। कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट से बिना पहले पास किए। फिर मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। और उसको जो बिल को पास करने के लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, जो मैंने आपको बताई थी। अगर 100 मेंबर्स हैं जिसमें से 60 मेंबर वोट कर रहे हैं तो 51 का सपोर्ट चाहिए। तो इस हर एक हाउस में बिल पास करना चाहिए, कोई भी जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। अगर फेडरल प्रोविजन के सेंटर के रिलेटेड प्रोविजन है तो नोट 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन जो मैंने आपको बताए थे सब्जेक्ट्स इसके रिलेटेड हो सकता है, तो वो उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ता है, वो होल्ड नहीं कर सकता अपना असेंट को, ना ही वो रिटर्न कर सकता है बिल को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम पूरा डिटेल में प्रोसीजर देखेंगे अमेंडमेंट का, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। फिर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी देखने वाले, स्पेशल मेजोरिटी जो मैंने आपको थोड़ा बहुत सिंपल बताया था। अब टाइप्स, फिर अमेंडमेंट के टाइप्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।